हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं बाल विकास की। बाल विकास में कल हमने देखा था विशिष्ट बालकों के बारे में। अब विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? तो विशिष्ट बालक ऐसे बालक होते हैं जिनमें जो योग्यताएं सामान्य बच्चों से कम या अधिक होती हैं, उन्हीं को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अब आपने देखा था विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रूप से अपंग बालक या कह सकते हैं मानसिक रूप से अविकसित बालक या शारीरिक रूप से अक्षम बालक, जो कि किसी भी कार्य में या किसी भी तरह से अक्षम है, कार्यों को करने में सक्षम नहीं है। तो आपने देखा था उसी में मंदबुद्धि बालक, जो आपने मानसिक अक्षमता वाले बच्चों को देखा था, उसी में हमने देखा था मंदबुद्धि के बालक। मंदबुद्धि में मूर्ख आ रहे थे, मूढ़ आ रहे थे, जड़ बुद्धि आ रहे थे। और एक बार पहले आप बता दीजिएगा कि मूर्ख, मूढ़ और जड़ बुद्धि के बालकों का आईक्यू लेवल कितना होता है? साथ ही साथ हमने इसमें बात की थी कि जो मंदबुद्धि बालकों के कुछ विशिष्ट प्रकार पर बात किया था, जैसे मंगोलिज्म पर बात किया था, क्रेटेनिज्म पर भी बात किया था हमने। साथ ही साथ हमने बात किया था कि ये हाइड्रोसिफैली कौन से होते हैं, माइक्रोसिफैलिस। तो आपको बताना है कि जो क्रेटिनिज्म के बच्चे होते हैं, सॉरी, ये जो बौनापन होता है किन बच्चों में आपको देखने को मिलता है? ये तो हमने बात की थी विशिष्ट बालक की, लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है बाल अपराध के बारे में। बाल अपराध क्या होता है? इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? हमें इसके बारे में समझना है। तो आपको भी पता है कि ये जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो ये बालक होता है, ये ईश्वर की एक अनुपम वरदान होता है, या कह सकते हैं ये अमूल्यकृत होता है या अनमोल मोती होते हैं। ये बच्चे ही, जो आज के बच्चे हैं, ये भावी नागरिक होते हैं। इनके कंधों पर ये जो हमारा भारत है, इसका भार होगा। लेकिन अगर यही बालक का चरित्र खराब होगा, वो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होगा। आपराधिक प्रवृत्ति यानी कि जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, लूट-पाट हो गया और धूम्रपान, इन सब की गंदी आदतों से जो घिरे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो आपराधिक प्रवृत्ति कहलाती है। तो अगर बच्चे इन आपराधिक प्रवृत्तियों से घिरे हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारा देश का भविष्य है, वो गर्त में जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि बच्चे में आपराधिक जो प्रवृत्ति है, उसको रोका जाए। वर्तमान समय में ये जो बाल अपराध की समस्या है, ये सिर्फ़ माता-पिता या परिवार के ही लिए नहीं है संकट। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए, सरकार के लिए। ये तो सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण बन गया है। आपने आए दिन सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, सुना होगा बाल अपराध के बारे में। अब वो बाल अपराध चाहे वो बलात्कार से संबंधित हो, ट्रेन डकैती से संबंधित हो, लूट-पाट से हो या किसी भी तरह से ये बाल अपराध से संबंधित होता है। तो बालकों और किशोरों में इस बढ़ती जो आपराधिक प्रवृत्ति है, इसको किस तरह से रोका जाए, उन्हें किस प्रकार से रोका जाए, ये पूरे विश्व के सामने एक समस्या बन गई है। सिर्फ माता-पिता के लिए ही नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए ही क्या बन गई है? समस्या बन गई है। ज़रा हम समझते हैं ये बाल अपराध है क्या? ठीक? तो जब कोई बालक सामाजिक नियमों को तोड़ता है,
कानून को नहीं मानता है या नियम विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है जिससे समाज के लोगों को कष्ट होता है, उनको दुःख पहुँचता है, तो उसे अपराधी बालक कहा जाता है। ठीक? अपराधी बालक क्या होता है? तो जो बच्चे समाज के नियमों, कानूनों को नहीं मानते हैं, समाज के या नियम के, कानून के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करते हैं, तो वो अपराधी बालक कहलाते हैं। ठीक? यही बच्चे जो होते हैं सॉरी ये क्या होता है, ये बाल अपराध कहलाता है। ठीक? अब आपको समझ में आया होगा कि बाल अपराध क्या होता है। अगर हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो बालकों द्वारा किए जाने वाला जो अपराध है, बाल अपराध कहा जाता है। जैसे जैसे ये हो गया आवारागर्दी करना, झूठ बोलना, तोड़-फोड़ करना, देर रात में इधर-उधर करना, अश्लील व्यवहार करना या फिर लूट-पाट करना, चोरी-डकैती करना, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? ये सारी चीज़ें बाल अपराध के अंतर्गत ही आती हैं। इनको हम कहाँ गिनते हैं? बाल अपराध में इनकी काउंटिंग की जाती है। अब इसको परिभाषित करते हुए जो एक सिरिल बर्ट महोदय हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं सिरिल बर्ट, इन्होंने किस तरह से इसको परिभाषित किया है बाल अपराध को। तो उसे बालक को उसे बालक को नहीं, उस बालक को होगा, उस बालक को अपराधी बालक कहना चाहिए जिसकी असामाजिक प्रवृत्तियाँ इतनी गंभीर हो जाएँ कि जिसके प्रति शासन कार्यवाही करे अथवा कार्यवाही करना आवश्यक हो जाए। ठीक? तो बाल अपराध क्या है? सिरिल बर्ड के अनुसार उस बालक को बाल अपराध कहना चाहिए जिसकी असामाजिक प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हों कि जिसके प्रति शासन कार्यवाही करे या कार्यवाही करना आवश्यक हो जाए। ये बात कहा था किसने? सिरिल बर्ट महोदय ने कहा था। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं बाल अपराध के प्रकार। यानी कि ये बाल अपराध कितने प्रकार के होते हैं, हमें इस पर चर्चा करनी है। तो बाल अपराध के अंतर्गत वे सभी प्रकार की जो कुकृतियाँ हैं शामिल किया गया है, जो बच्चे जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों या फिर किशोरों द्वारा किया जाता है और ये सामाजिक नियमों, प्रथाओं, परंपराओं, रीति-रिवाजों इनके प्रतिकूल होता है। और कानून द्वारा निषिद्ध होता है यानी कि ये अपराध माना जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? ज़रा हम उसको भी देख लेते हैं। तो बाल अपराध के अंतर्गत चोरी करना, मारपीट व लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना, यौन अपराध करना, अवज्ञाकारी होना, धोखा देना, विद्यालय से भागना, आवारागर्दी करना, विध्वंसात्मक कार्य करना, जुआ खेलना, शराब पीना, धूम्रपान, ड्रग्स, नारकोटिक्स इन सब का सेवन करना, हड़ताल करना और साथ ही साथ आत्महत्या एवं दूसरों की हत्या करना, बेईमानी। ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें? बाल अपराध के अंतर्गत आती हैं। अब ये तो बाल अपराध है, लेकिन अब इसके कारण क्या होते हैं, हमें ये भी समझना ज़रूरी होता है। तो वर्तमान समय में बाल अपराध ना केवल भारत की एक प्रमुख समस्या रही है, बल्कि ये विश्व के अनेक देश इस समस्या से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। किशोरों में उद्दंडता, हिंसा, बलात्कार, चैन चैन स्नैचिंग, विद्यालय से भागना, चोरी करना, ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं, ये धीरे-धीरे बढ़ती जा रही हैं। यद्यपि इन्हें रोकने के लिए कानूनी स्तर पर सरकार द्वारा कई ठोस कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं आई है। ये चोर और आतंकवाद की दहशत है। अगर लूट-पाट, आतंकवाद, नक्सलवाद गतिविधियों का अध्ययन किया जाए, तो उसमें जो भी अपराधी लिप्त हैं, उनमें आपको अधिकांश किशोर देखने को मिलेंगे।
ठीक? तो इनका कारण क्या है? कारण ज़रा हम इनके कारण पर प्रकाश डालते हैं, तो हमें सबसे पहला कारण देखने को मिलता है आनुवांशिक कारण। पहले लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो बाल अपराध है, ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यानी कि अपराध ये वंशानुक्रम से होता है, ठीक? जिनके जैसे माता-पिता हो गए, दादा-दादी, नाना-नानी या अन्य पूर्वज जो आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हों, तो उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति की अपने आप हो जाती हैं। जैसे चोर की संतान चोर होगी, डाकू की संतान डाकू होगी, तो इस तरह से पहले की अवधारणा रही है। उसमें जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर मेंडल ने भी वंशानुक्रम को बाल अपराध के लिए महत्वपूर्ण कारक माना है। उनके अनुसार जो बाल अपराधी मानसिक रूप से दोषपूर्ण होते हैं और ये दोष उनको जन्मजात होता है। ये अयोग्यता ये जो अयोग्यता है कुछ परिवारों में तेजी से पाई जाती है तथा आनुवांशिक हो जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो इन्होंने भी ये बताया कि जैसे जिनके माता-पिता या फिर जो परिवार में पूर्वज कोई भी पूर्वज रहे हों, तो जो अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो उनके जो होने वाली संतानें हैं, उनमें भी अपराध देखने को मिलता है। दूसरा कारण है पारिवारिक कारण। तो बालकों को बाल अपराध की ओर धकेलने में ये जो परिवार के सदस्य हैं और माता-पिता हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे आप कदापि नकार नहीं सकते हैं। बालक ऐसे अचानक से चोर, डकैत भ्रष्ट ऐसे नहीं हो जाता है। उसमें आपराधिक प्रवृत्ति धीरे-धीरे ही विकसित होती है। बालक के भावी जीवन में आपराधिकता निश्चित करने में परिवार का सबसे ऊँचा स्थान होता है। ये जो बालक होता है, बालक अपने माता के आँचल में, पिता के गोद में, परिवार के सदस्यों की छत्रछाया में पलकर ही वो नैतिक मूल्य सीखता है। बच्चे कहाँ से नैतिक मूल्य सीखेंगे? तो इन्हीं के माध्यम से सीखेंगे। वे ही उन्हें सच्चाई, मित्रता, कर्तव्यनिष्ठता, सहानुभूति, दया, त्याग जैसे जो मानवीय गुण हैं, उनको सिखाते हैं। उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब पारिवारिक कारणों के अंतर्गत आपको कई स्थितियाँ काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार मिलेंगी। जैसे जैसे इसमें सबसे पहले आता है टूटता परिवार या फिर विघटित परिवार। टूटता या फिर विघटित परिवार के अंतर्गत वे आते हैं जैसे जिसमें माँ-बाप में किसी एक या फिर दोनों की ही मृत्यु हो गई हो, आपसी कलह-कलेश के कारण उनके संबंध विच्छेद हो गए हों, वे तलाक लेकर अलग-अलग रहते हों। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के जो अपराध होता है, बाल अपराध उसको जन्म देता है, यानी कि बच्चे के बाल अपराधी होने में इन सभी का योगदान होता है। दूसरा इसी में आता है अर्ध विघटित परिवार। अर्ध विघटित परिवार यानी कि जिन परिवारों में माता-पिता दोनों ही नौकरी करते हैं और 12 से 15 घंटे घर से बाहर रहते हैं, वो परिवार अर्ध विघटित परिवार की श्रेणी में आता है। अब ऐसे स्थिति में माता-पिता अपने बालकों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन्हें प्यार-दुलार नहीं दे पाते हैं। वो स्वयं थके-हारे रहते हैं जिस वजह से अगर बालकों को कुछ भी बालक करते हैं तो उनको डाँट-फटकार कर छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में बालक के बिगड़ने की जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल हो जाती है। जब जैसे जैसे आपने देखा होगा कि अगर जिस बाग का माली नहीं है, उस बाग के फूल कितने अच्छे होंगे ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो वैसे बच्चे भी होते हैं जिनकी देखभाल, जिनकी परवरिश अच्छे से नहीं होती है, तो वो बच्चे कितना अच्छे होंगे, आप इससे कल्पना कर सकते हैं। दूसरा है अपराधी परिवार। अपराधी परिवार, जिन परिवारों में माता-पिता दोनों ही आपराधिक किस्म के हों या फिर उनमें से कोई एक आपराधिक प्रवृत्ति का हो, तो बच्चे में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
अगला है अवांछित संतानें। कई बार जो है आपने देखा होगा नाबालिग बच्चियाँ बच्चों को जन्म दे देती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लज्जावश अपने बच्चों को फेंक देती हैं और या फिर किसी जो निसंतान गरीब व्यक्ति हैं उनको दे देती हैं, तो उनका पालन-पोषण वही करते हैं। उनका उचित पालन-पोषण ना होने से बच्चे में आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है। अगला है उपेक्षित बालक। जब माता-पिता में से कोई एक सौतेला हो या बालक के साथ बुरा व्यवहार करता हो, उन्हें अक्सर मारता-पीटता हो, तो बालक अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और जो बालक होते हैं, उनकी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो अपराध की तरफ उन्मुख हो जाती हैं। अगला है परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार को निम्न आर्थिक स्थिति भी बालक को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर ढकेलता है। ठीक? अगला कारण है आपका बड़ा परिवार। बड़ा परिवार जिन परिवारों का आकार बहुत बड़ा होता है, आश्रित सदस्यों की संख्या अधिक होती है, तब ऐसी स्थिति में बालकों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। माता-पिता अपने-अपने कार्यों में लगे रहते हैं, तो बालक अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है और गलत दिशा में कदम को बढ़ा लेता है। उसके अंदर हीन भावना या फिर कुंठा से ग्रसित हो जाता है और उसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो जन्म ले लेती है। अगला कारण है पक्षपात। कुछ परिवार में माता-पिता जाने-अनजाने में ही कभी-कभी बालक-बालिका को बहुत अधिक प्यार दुलार करते हैं, जबकि दूसरा बालक उतना अधिक दुलारा प्यारा नहीं होता है, यानी कि उतना प्यार दुलार नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, समय-समय पर वो हर समय उनकी कमियाँ ढूँढते रहते हैं, उनको डाँटते-फटकारते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बालक होता है वो अपने आप को बहुत ही उपेक्षित महसूस करने लगता है और बालक आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ जाने में चला जाता है, यानी कि उसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसके आने की प्रबलता बढ़ जाती है। अगला है मिश्रित संस्कृति, यानी वर्तमान में अंतरजातीय और अंतरराष्ट्रीय विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा है। ऐसी स्थिति में माता-पिता दोनों ही बालक को अपने-अपने तरीके से पालन-पोषण करना चाहते हैं, शिक्षा-दीक्षा देना चाहते हैं। तो इस कारण कभी-कभी उनमें आपस में टकराव और तनाव की स्थिति भी आ जाती है। बालक ये समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, क्या ना करे, किसकी बात माने, किसकी बात ना माने। तो वो मतलब इसमें एक परेशान-सा हो जाता है, दुविधा-सी आ जाती है उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में जब वो गलत संगत को पकड़ लेता है और आपराधिक दुनिया में कदम रख देता है, तो वो अपराधी बन जाता है। अगला है अनैतिक परिवार। कई परिवार के सदस्य स्वयं ही अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं। चोरी करना, जुआ खेलना, ड्रग्स, शराब इन सब का सेवन करना इनकी आदत लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में बालक के अपराधी होने की जो प्रवृत्ति है या कह सकते हैं जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अगला कारण क्या हो सकता है? बुरे साथी। बुरे साथी यानी कि जो किशोर और किशोरियाँ हैं, किशोर और किशोरियाँ जो हैं, अपने दोस्तों की बात को जितना ज़्यादा मानते हैं, वो उतना माता-पिता, भाई-बहन या फिर परिवार के सदस्यों की बात को नहीं मानते हैं। मित्र ही उनके आदर्श कह सकते हैं कि वो अपने मित्रों को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन अगर उनके वही मित्र मंडली जो है वो आपराधिक प्रवृत्त है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चा भी अपराध की तरफ ही कदम बढ़ाएगा, ठीक? तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके दोस्तों से मिलिए। उनके दोस्त जिस प्रकार के होंगे, बालक की जो आदतें हैं, जो उनका स्वभाव है, उनमें वही समानता देखने को आपको मिलेगी। अगला कारण है तीसरा, ये तो हमने क्या देखा था पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत। अगला कारण है शारीरिक कारण।
किशोरावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। इस कारण वे शारीरिक दृष्टि से जल्द ही परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन जो उनका बौद्धिक और मानसिक दृष्टि है, वो अभी परिपक्व नहीं हुआ होता है। ऐसी स्थिति में वो बुरी संगत में पड़कर बुरे आचरण को ग्रहण करने लगते हैं या अपराध करने लगते हैं। जब बच्चों में यानी कि जब बालकों में यौन ग्रंथियों का विकास होता है, तब उनमें कामेच्छा की भावना बढ़ जाती है। ये यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत कदम उठाते हैं और काम संबंधी अपराध करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो ये जो शारीरिक परिवर्तन है, ये भी बच्चे में अपराध को जन्म देने के लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है निर्धनता। निर्धनता एक अभिशाप सा है। ये सभी पापों और अपराधों की जड़ माना जाता है। क्योंकि अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, आर्थिक रूप से उसके पास निर्धनता व्यक्ति निर्धन है, तो वो कोई भी गलत कदम उठा सकता है। इसमें भुखमरी आती है। भुखमरी भूख कौन-सा पाप नहीं करवाती है। हम सब जानते हैं कि ये जो भूख है इसके लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। भूख से तड़पते और बेहाल बालक कोई भी पाप करने को तैयार होते हैं। बालक ही नहीं कोई भी व्यक्ति आप देखिए तो वो अपने पेट के लिए कहने का मतलब ये है कि भूख की वजह से वो कोई भी कार्य करने को किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। वो किसी भी तरह का दुराचार करने के लिए तैयार होता है। वो दर-दर भीख माँगने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब भीख से उनका पेट नहीं भरता है तब वो दूसरे अपराध में लिप्त हो जाते हैं, दूसरे अपराध करने लगते हैं। अगला है घनी बस्ती। तो रेलवे स्टेशन के किनारे, बस स्टैंड के पीछे, नदी नाले के किनारे जो भी गरीब बस्तियां हैं, झुग्गी-झोपड़ियाँ होती हैं, जिनमें सामान्य सुविधाओं का भी अभाव होता है, एक छोटे से कमरे में पूरे परिवार को रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में माता-पिता, किशोर-किशोरी सभी एक ही कमरे में रहते हैं। तो इससे भी बच्चे के मन पर गलत प्रभाव पड़ता है। और वो अपराध की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला है अति संपन्नता। तो अति हमेशा त्याज्य होता है। हाँ, निर्धनता के कारण बालक अपराध प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होता है। वहीं अगर अति संपन्नता है, अमीरी भी उन्हें बिगाड़ देती है। इसका प्रमुख कारण है कि उन्हें माता-पिता के द्वारा अधिक लाड-प्यार मिलता है। उनका अनाप-शनाप पैसे पर बहुत ज़्यादा खर्च रहता है। माता-पिता स्वयं भी क्लबों में, सिनेमा घर, किट्टी पार्टी इन सभी में अपने पैसे, धन, समय सब कुछ बर्बाद करते हैं। तो बच्चे भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो भी अपने पैसे को उनको भी पैसा मिल रहा है, कहीं से कमाना तो है नहीं, पैसा मिल रहा है। तो वो भी इधर-उधर के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, ठीक? अगला है बेकारी। बेकारी खाली मन शैतान का अड्डा होता है, ये तो हम सबको पता है। तो खाली बैठे किशोर के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ, विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं, ये करने की उनके मन में जो एक छवि बननी होती है, वो बनती रहती है। बेकारी और बेरोज़गारी इनका सबसे बड़ा कारण होता है। किशोरावस्था तक बालक ये अच्छी तरह से समझ जाता है कि उन्हें अब अपने पैरों पर खड़ा होना आवश्यक है ताकि वो अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने धन से स्वयं कर सकें। लेकिन रोजगार मिलना इतना आसान नहीं है। ये इसका जीता जाता उदाहरण हम सब युवा हैं। आपको पता है आज नौकरी के लिए कितने लोग तरस रहे हैं, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। अगर जो बच्चा है वो अब जैसे बच्चे हैं 30 साल के हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 30 साल, 32 साल हो गए, नौकरी नहीं मिल रही है। घर से उनको पैसा मिलता तो है, लेकिन कुछ को नहीं मिलता है, कुछ को मिलता है। तो ऐसे में बच्चों के मन में आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। वो
कहीं न कहीं से पैसा निकालने का जुगाड़ करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे कभी-कभी गलत संगत भी पकड़ लेते हैं। अगला कारण है इसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। ये ना केवल पारिवारिक वातावरण बल्कि जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है, ये भी बालक को अपराध की दुनिया में धकेलने में सहायता करता है। बालक का आस-पास जैसा होगा, उसमें मित्र जिस तरह के होंगे, उन्हीं की तरह आचरण व्यवहार करने लगता है। अब ये जो सामाजिक कारण है, इसके अंतर्गत भी कुछ मुख्य कारण आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्वस्थ मनोरंजन का अभाव। जब बालकों का स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तब उनका मन इधर-उधर भटकने लगता है। वो तरह-तरह की बातें सोचने लगते हैं, उनके मस्तिष्क में जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है, वो जन्म लेती है। आपको पता है कि शांत बच्चे क्या आप ही जब बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, तो आपके मन में भी तमाम प्रकार के विचार आते रहते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं, तो आप नोट करते चल रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। आप किसी और चीज़ को नहीं सोच रहे हैं। इस टाइम पर जो हम बोल रहे हैं, वही आप सुन रहे हैं, जो आपके सामने दिख रहा है, वही आप देख रहे हैं। लेकिन जब आप ना पढ़ रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, शांत बैठे हो, तो देखिए आपके मन में किस तरह के ख़्याल आते हैं, ठीक? अगला है अश्लील साहित्य। बालक के कोमल मन मस्तिष्क पर ये जो अश्लील फ़िल्मों के साथ-साथ अश्लील साहित्य का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर किशोर-किशोरियाँ अश्लील साहित्य को पढ़ते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। और ये जो अश्लील साहित्य हैं, ये गंदे चित्रों, हिंसक वारदातों, इन सब से भरे पड़े होते हैं। तो इनका भी तो बालक के मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। ये भी तो बालक को एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बालक को अपराध करने के लिए उत्तेजित करते हैं, ठीक? अगला है पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षण। वर्तमान में जो किशोर-किशोरियाँ हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति, उनकी वेशभूषा, पहनाव, इन सब पर आँख मूंद कर इनको अपनाने लगे हैं। वे भारतीय संस्कृति के मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, जो उनके रीति-रिवाज हैं, इन पर भयंकर प्रभाव डाल रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। उनके मन में जो भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव है, वो नहीं रह गया है। वो नहीं चाहते हैं, वो इनकी आलोचना करते हैं। पहले भारतीय संस्कृति में ये जो तमाम प्रकार की, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति और जो पाश्चात्य संस्कृति है, इनमें काफ़ी डिफ़रेंस आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चे जो हैं वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रति जो है काफ़ी आकर्षक होने लगे हैं, ठीक? अगला है सामाजिक मूल्यों में अंतर। बालकों को घर परिवार और स्कूल में झूठ ना बोलना, चोरी नहीं करना, सेवा कार्य करते रहना, ये सारे आदर्श सिखाए जाते हैं। लेकिन वो समाज में इनके ठीक विपरीत होता आपको दिखने को मिलता है। तो वो भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि झूठ बोलने से अपना काम आसानी से निकल जाता है। जब सच बोलने से काम अटक जाता है, तो बालक सच क्यों बोले? वो सच क्यों बोलेगा जब आपको कठिन परिश्रम करके थोड़े धन मिल रहे हों और गलत कार्य करके आपको ज़्यादा धन मिल रहा हो, तो व्यक्ति या बच्चा गलत कार्य को ही करेगा ना, वो सही कार्य क्यों करेगा? वो उसके मन में तो आएगा ना कि हमने इतना मेहनत किया, इतना थोड़ा-सा हमें पैसा मिला। वहीं अगर दूसरे व्यक्ति ने गलत कार्य किया, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो बच्चा भी सोचेगा ना कि हम इस सही रास्ते पर क्यों चलें? अगला है विद्यालय वातावरण। विद्यालय वातावरण, तो विद्यालय का गंदा वातावरण भी बच्चे को अपराध की तरफ धकेलता है। इसमें क्या आता है? घर से विद्यालय की दूरी। अगर विद्यालय घर से काफ़ी दूर है, तो बालक को रोज़ 2-3 किलोमीटर पैदल आना-जाना पड़ता है।
तब ऐसी स्थिति में बालक गलत संगत पकड़कर अपराध की ओर चला जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि इतनी दूर तो उसके मतलब उसे पता होता है कि इतनी दूर तो उसके माता-पिता देखने आने वाले नहीं हैं। तो बालक विद्यालय ना जाकर कहीं होटल, ढाबा, बगीचे इन सारी यहाँ सारी जगहों जाता है, अपना मौज-मस्ती करता है, स्कूल नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे को एक अपराध की ओर ले जाती हैं। अगला है अगला है आपका बालक की रुचियाँ। बालक की रुचियों को ध्यान में ना रखना। अगर बालक की रुचियाँ, उनकी योग्यताओं, उनके बुद्धि के अनुसार कार्य नहीं दिया जाता है, तो उनमें जो अपराध की प्रवृत्ति है, वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। शिक्षा पद्धति में दोष, तो वर्तमान शिक्षा पद्धति भी बालक के अपराध की ओर उन्मुख करने के लिए ज़िम्मेदार मानी जाती है। वर्तमान शिक्षा पद्धति बेरोज़गारी को जन्म दे रही है? ठीक। अगला है शिक्षकों का आचरण। बालक अपने अध्यापकों को आदर्श मानता है, बड़ा होकर उन्हीं की तरह बनना चाहता है। वो जब शिक्षक ही जो है वो उसका आचरण अच्छा नहीं होगा, वो खुद ही गलत कार्य कर रहा होगा, अपने कर्तव्यों के प्रति ज़िम्मेदार नहीं होगा, समय का पाबंद नहीं होगा, तो ऐसे में बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बच्चे भी उन वही सीखेंगे जैसे उनके अध्यापक हैं। अगला है मार्गदर्शन का अभाव। जब किशोर-किशोरियों की सही दिशा निर्देशन नहीं दिया जाता है, उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, तब वो गलत विषय का चुनाव करके और प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होते जाते हैं। उनकी ये असफलता उनको एक कह सकते हैं अपराध की ओर ले जाता है। ठीक? अगला है विद्यालय में मनोरंजन के साधनों की कमी। विद्यालय में स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का होना भी ज़रूरी है, मगर वर्तमान में कई स्कूल जो गली-कूचों में खोले गए हैं, 1-2 कमरे स्कूल में बने हुए हैं, वहाँ ना तो खेल का मैदान है और ना ही कोई खेल की सामग्री है। तो बालक खेल-कूद में भाग नहीं ले पाता है, इसके कारण वो अंदर ही अंदर दबता चला जाता है, उसके संवेग जो होते हैं, वो भी दबे हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चा जो होता है वो बाल अपराध की ओर चला जाता है। अगला है व्यक्तिगत शिक्षा केंद्र। बड़े-बड़े शहरों और महानगरों में व्यक्तिगत शिक्षा केंद्र हैं वो खोले गए हैं और वहाँ बालक पढ़ने-लिखने, कोचिंग करने आता है। लेकिन यहाँ पढ़ाई कम, दूसरे गलत कार्य अधिक होते हैं। कई बार ये केंद्र सरस्वती का मंदिर ना होकर कह सकते हैं कि गुंडागर्दी का केंद्र हो जाते हैं। तो बालक भी अपनी बाल अपराध की प्रवृत्तियों में उसके अंदर बाल अपराध की प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं। अगला जो कारण है, वो है राजनैतिक कारण। ये आपका लास्ट पॉइंट है। राजनैतिक कारण तो बालक को अपराध की ओर धकेलने में ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई राजनैतिक पार्टियाँ छात्रों को चुनाव में घसीटने का प्रयास भी करते हैं, उनसे प्रचार-प्रसार भी करवाते हैं। ठीक? अगला है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण, तो जब बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, उन्हें पूरा लाड-प्यार, स्नेह-दुलार नहीं मिल पाता, तो उनके अंदर आपराधिक की जो प्रवृत्ति है, वो जागृत हो जाती है। इसमें सबसे पहले आता है बुद्धि। बुद्धि यानी कि ऐसा देखा गया है कि अधिक तीव्र बुद्धि के बालक भी आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, विशेषकर जब उनके लायक रोजगार नहीं मिलता है। इसी प्रकार मंदबुद्धि के बालक भी धूम्रपान, वेश्यावृत्ति, पॉकेटमार ये सारे गलत कार्यों में संलिप्त होते हैं। अगला है अनुशासन। अनुशासन क्या है? तो अधिक प्रभुत्वशाली वातावरण में पलने-बढ़ने वाले बालकों में अपराधी बनने की जो प्रवृत्ति होती है, वो भी प्रबल होती है, क्योंकि वे माता-पिता के डर से अपने भीतर छिपे संवेगों को दबाए रखते हैं। लेकिन वे संवेग भीतर ही भीतर उनके व्यवहार को जटिल बना देते हैं। यद्यपि वे संवेगों को दबा कर रखते हैं, लेकिन उनकी चिंगारी अंदर ही अंदर भड़कती रहती है, जो एक सही समय पाकर
उनको सही समय पाकर वो धधक उठती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति है, वो आपको रोज़-रोज़ डाँट रहा था, छोटी-सी बात पर भी डाँट रहा है। अब आपको गुस्सा तो आ रहा है, अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही मौका मिला आपको, आपने चौका मार दिया, ठीक? अपनी सारी भड़ास आपने निकाल ली। अगला है हीन भावना एवं कुंठा। जब बालक और बालिकाएँ प्रेम प्रसंगों या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होते हैं, तो उनके भीतर हीन भावना और कुंठा जन्म ले लेती है। अब हीन भावना के कारण उनके व्यवहार में ये गलत व्यवहार उनका हो जाता है और वो अपराध की ओर चले जाते हैं। वैसे ही संवेगात्मक अस्थिरता है। तो बालकों में तीव्र संवेग भी उन्हें बाल अपराध की ओर ढकेलने में सहायता करता है। बार-बार असफल, जब बच्चा जीवन में निरंतर असफलता ही हाथ लगती है, तो वो निराशाओं के गहरे सागर में समा जाता है। ऐसी स्थिति में वो इन निराशाओं से मुक्ति पाने का प्रयत्न करता है और अपराध की दिशा में बढ़ जाता है। अगला है मानसिक रोग। जब बालक मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है या फिर वो किसी मानसिक रोग से ग्रसित होता है, तब वो कई प्रकार के जघन्य अपराध कर बैठता है। यहाँ तक कि वो आपने सुना होगा कि माता-पिता की हत्या कर दी, भाई-बहन की हत्या कर दी, ऐसी आपको चीज़ें सुनने को मिलती हैं, न्यूज़ वगैरह में देखने को मिलती हैं। लास्ट है व्यक्तिगत कारक। कुछ बालक तुरंत इच्छा पूर्ति और निजी स्वार्थ के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। उनके मन में धन कमाने की तीव्र लालसा होती है। वे कई प्रकार के मतलब इन प्रकारेण वो धन कमाने की इच्छा करते हैं, चाहत रखते हैं, क्योंकि उन्हें भली प्रकार से ये पता होता है कि धन यदि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर से किसी भी प्रकार से काम नहीं होता है। उसकी ऐसी धारणा और धन कमाने की उत्कृष्ट लालसा ही उसे जो है अपराध की तरफ ले जाती है। वो लूट-पाट, चोरी, डकैती किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। ठीक? तो ये हमने देखा बाल अपराध क्या होता है, बालक किस तरह से और किन कारणों से अपराधी बनता है। ठीक? बस हम आज के लिए यही इतना रखेंगे। वैसे आपको पता है कि आज संडे है और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। लेकिन हमने आपको कल ही बताया था, कल क्या परसों ही बताया था कि हमारी 2-4 टॉपिक बच रही हैं, हम उन्हीं को पहले कवर करेंगे, उसके बाद हमारा ये समाप्त हो जाएगा। तो आज नहीं, कल आपकी लास्ट टॉपिक चलेगी टीकाकरण, साथ में हम पैरेंटिंग स्टाइल को भी देखेंगे। कल हमारी ये 2 टॉपिक लास्ट होंगी। उसके बाद हमने जो अभी पीछे प्रैक्टिस छोड़ा है, पहले उसको प्रैक्टिस करेंगे। देन हम एक दिन करेंगे अपने पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन लेकर करेंगे, यानी कि पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट को कवर अप करने की कोशिश एक दिन में ही करेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे क्या? हेल्थ साइंस। तो आज क्या है? आज है संडे। मंडे को करेंगे हम अभी अपना एक थ्योरी की क्लास। उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे चलेगा आपका ये प्रैक्टिस। देन हम थर्सडे से स्टार्ट करेंगे अपना हेल्थ साइंस। एक छोटा-सा टॉपिक, यानी कि एक छोटा-सा कह सकते हैं पार्ट बचा है। उसके बाद आपका टीजीटी का सिलेबस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो लोग भी एस्टेट देना चाहते हैं, कंप्लीट है उनका, क्योंकि हमने इससे पहले क्या-क्या देखा है? तो इससे पहले हमने अपना एक्सटेंशन एजुकेशन देखा, होम मैनेजमेंट देखा, हमने न्यूट्रिशन साइंस देखा, हमने टेक्सटाइल देखा, सीडी भी कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अपने पूरे के पूरे पाँचों ब्रांच को कवर अप कर लिया है। आप में से जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं देखी है, तो जाइए, चैनल पर बनी है प्लेलिस्ट, हर ब्रांच की अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी है। आप वहाँ से जाकर अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक? तो चलिए, बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हमने आपसे बोला था कि हम जो है अपनी क्लास को पिछले 5 दिन तक ऑफ रखे थे। हम अब यूट्यूब जो है वो इम्प्रेशन नहीं भेज रहा है लोगों तक, नोटिफ़िकेशन भी शायद ही कुछ लोगों के पास जाता है। तो आपका काम है, आप
इसे थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी से कर दीजिए कि आप 3 पीएम पर 3 पीएम पर आकर अपनी क्लास को ले लिया कीजिए, जिससे यूट्यूब को समझ में आए कि हाँ, कुछ काम हो रहा है, हमें लोगों तक इसे पहुँचाना है। साथ ही साथ आप भी 1-2 लोग को शेयर कर दिया कीजिए। अगर आप में से 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोग भी 1-1 लोग को शेयर करेंगे, तो 20 लोगों तक ये पहुँच जाएगा। ऐसे-ऐसे करके ये क्लास काफ़ी लोगों तक पहुँच जाएगी। तो अगर अच्छी लगती है, इम्पोर्टेंट लगती है, तो इसे शेयर भी कर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कर दिया कीजिए, मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगेगा बस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।